आज हम यानी मैं और डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी प्रेमचंद जयंती पर प्रेमचंद और आज का समय विषय पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हैं। प्रेमचंद जी, जिनका असली नाम धनपत राय था, आपने उर्दू से आरंभ करके हिंदी लेखन के क्षेत्र में पदार्पण किया, किंतु प्रेमचंद जी जो कि कथा सम्राट माने जाते हैं, वो स्वयं को कलम का मजदूर कहलाना पसंद करते हैं। केवल कथाकार और उपन्यासकार भर नहीं थे, वे अपने समय के साथ अपने समय के साहित्य से और उसके सरोकारों की से अलग अलग विधाओं से भी बहुत अच्छे से जुड़े थे। आपने इस लेखन कार्य के अलावा हम देखते हैं कि जागरण नामक अखबार निकाला, हंस नामक पत्रिका निकाली और उसके लिए स्वयं सरस्वती नामक प्रेस की स्थापना की। यही नहीं, आपने जमाना नामक एक उर्दू की मैगजीन भी निकाली। अपने सरोकारों से समय की सीमा का अतिक्रमण करने वाले प्रेमचंद्र आज ही नहीं, हर युग में प्रासंगिक थे और रहेंगे। ये हम आगे चर्चा में बात करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वो प्रेमचंद जो एक समय में आदर्शवादी रचनाएं लिखते थे, उन्होंने कफन और पूस की रात पर गए, वो बड़े घर की बेटी और नमक का दारूबासी, तो ये अपने समय की चिंताओं से जुड़कर अपने समय के आम आदमी को देखकर उनकी समस्याओं को लिखने का प्रेमचंद का जो योगदान है वो सबसे महती योगदान है। इस विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए हमारे हिंदी के वरिष्ठ विद्वान डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी साहब पधारे हैं। दुर्गा प्रसाद अग्रवाल सर राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य पद पर रहते हुए आपने 3 वर्ष तक शिक्षा निदेशालय में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्य किया और आप दोनों ही रूप में बेहद लोकप्रिय रहे हैं। उसके साथ ही आप हिंदी के शानदार लेखक, बेहतरीन अनुवादक और इंटरनेट में पारंगत विद्वान हैं। आपकी अमेरिका यात्रा के अनुभवों पर आधारित पुस्तक खिलदेखी और देश परदेश बेहद प्रसिद्ध है। देश प्रदेश को तो कन्हैयालाल बहल पुरस्कार भी मिला है। उसके अतिरिक्त जैसा समाज हम बना रहे हैं विषय पर आपकी पुस्तक भी काफी चर्चित हुई है। वर्तमान में दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी राष्ट्रदूत में नियमित रूप से अतिथि संपादक के रूप में अपना कॉलम लिखते हैं और समय, आज के हमारे सरोकार, हमारी चिंताएं, शिक्षा व्यवस्था आदि पर ज्वलंत प्रश्न उठाते हैं और ये आपका लोकप्रिय स्तंभ है। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद लक्ष्मी जी। हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले मुझे ये जरूरी लग रहा है कि मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा परिचय आपका भी दे दूं। डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा हिंदी की बहुत सुपरिचित और खूब पढ़ी जाने वाली कथाकार हैं। इनके 2 कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित हुए हैं, एक हंसी की उम्र और रानियां रोती नहीं। इसके अलावा इनका एक उपन्यास सिद्धपुर की भक्तनें खूब पढ़ा गया है और एक उपन्यासिका पिछले कुछ समय में बड़ी चर्चा में रही है, स्वर्ग का अंतिम उतार। इसके अलावा भी लक्ष्मी जी ने बहुत सारे संपादन किए हैं, बहुत सारा आलोचना कर्म किया है और लंबे समय तक शिक्षा की दुनिया में अपनी सेवाएं आपने दी हैं। लक्ष्मी जी सोशल मीडिया की भी एक जानी मानी शख्सियत हैं। आप अभी प्रेमचंद का जो एक परिचय दे रही थी, उसी परिचय को आगे बढ़ाते हुए आप जरा ये बताएं कि आखिर क्या बात है कि 1880 में जन्मा एक कथाकार जिसका निधन 1936 में हो जाता है, वो पाठकों के लिए पुराना नहीं पड़ता है। पाठक अब भी उसे उसी चाव से पढ़ते हैं जैसे उनके समय का कोई लेखक लिख रहा हो। दरअसल लेखक वही अपने काल की सीमाओं का उल्लंघन करता है जो आम व्यक्ति से जुड़ता है। उसका आम व्यक्ति
ठीक वैसा ही है जैसा समाज में है। हम देखते हैं कि गोदान की बात करें तो वहाँ होरी है, धनिया है, मेहता जी भी है, खन्ना भी है, लेकिन और वहाँ शोषण है साहूकारों का। वहाँ पर नगरीकरण की समस्या से जो जूझता गोबर भी है। तो आम व्यक्ति की समस्याओं को लेकर जो साहित्य प्रेमचंद जी जुड़ते हैं उसमें वो जीवन है जो कभी भी विगत नहीं होता है, क्योंकि समस्याएं हमेशा लगभग वही रहती है। हम देखते हैं कि उस समय अंग्रेजों के राज में आम व्यक्ति शोषित था। आज भी व्यवस्थाओं में हम देखते हैं कि आम व्यक्ति बहुत संघर्ष कई बार कई स्तर पर करता है। तब नगरीकरण की समस्या थी, आज महानगरीकरण की समस्या है, विस्थापन की पीड़ाएं रही है, अपने करोड़पति के परिवार में शक का शिकार हो रही है और बहुत सारी चीजों अन्य वो समाज की रूढ़ियों से वो लड़ रही है, जूझ रही है, यद्यपि उसका अंत दुखांत है। लेकिन वहां भी प्रेमचंद की अधिकांश स्त्रियां हम देखते हैं कि बहुत मजबूत है, चाहे फिर वो जोहरा हो, चाहे फिर वो धनिया हो, चाहे बड़े घर की बेटी की आनंदी की हम बात करें तो देखते हैं कि आनंदी ये कहानी एक आदर्शवादी कहानी है, क्योंकि प्रेमचंद जी आरंभ में आदर्शवाद से ही अपना लेखन रचना आरंभ करते हैं, लेकिन बदलते समय को वो देखते हैं, चीनते हैं और वही प्रेमचंद जी आम आदमी के कठोर संघर्ष, टूटन और विचलन को लेकर कफन और पूस की रात पर आ जाते हैं। पूस की रात का जो मुख्य पात्र है वो पूरा प्रयास करता है और जो अंत में करता है उसे मालूम है कि वो कुछ भी करेगा, ये फसल यहाँ नील गाय से बच जाएगी तो साहूकार के वहां चली जाएगी। तो ये आम व्यक्ति की समस्याएं जो प्रत्येक देश में भी रहती है, प्रत्येक काल में भी रहती है, वो साहित्य में जो भी लेखक बुनता है वो साहित्य सदैव प्रासंगिक रहता है। तो मुझे लगता है प्रेमचंद ने अपने समय की सीमाओं का उल्लंघन किया, उन्होंने अपनी दृष्टि को सार्वजनीन किया, सार्वकालिक किया, उसमें उन्होंने अपनी भाषा पर कोई विशेष कार्य नहीं किया। आम जन की भाषा, आम जन के लोग, एक एक रुपया, दो दो रुपया, अंत में जब होरी की मृत्यु हो रही होती है तो धनिया पैसे निकाल कर कहती है मेरे पास तो ये 2 रुपए हैं, यद्यपि उस समय 2 रुपए की बहुत वैल्यू थी। पंडित जी ये 2 रुपए हैं, इसे ही आप गोदान मानिए। और अब भी हम पेपर में पढ़ते हैं कि भूखमरी के चलते फला राज्य के व्यक्ति ने अपने बच्चे को बेच दिया या भूख से दम तोड़ा। तो ये जो सार्वजनिक दुख सुख को से एकात्म होकर लेखन है और उसमें फिर बाद में वो देखते हैं कि वो मार्क्सवाद और प्रगतिवाद पर आ जाते हैं, अर्थात समाज को लेकर, समाज के सुधार की, जन पक्षधरता की वो बात करते हैं। मुझे लगता है वही उनके समय को, उन्हें समय की सीमाओं से पार ले जाता है और प्रत्येक युग में उन्हें प्रासंगिक बनाता है। शायद ही कोई ऐसा है या आने वाले समय में भी शायद ही कोई ऐसा होगा जो प्रेमचंद को ना पढ़े, प्रेमचंद स्कूल से प्रभावित ना हो, चाहे वो कितना भी कलावादी हो। प्रेमचंद स्कूल हमेशा आम व्यक्ति को प्रभावित करता है, आम पाठक को लेकर प्रभावित करता है और लेखक को भी करता है। दुर्गा प्रसाद सर जी, मैं आपसे ही एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या कारण है कि अपने जन्म के 140 और मृत्यु के 86 वर्ष बाद भी हमें प्रेमचंद पर बात करने की आवश्यकता पड़ती है? लक्ष्मी जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। हालांकि इस सवाल का आंशिक जवाब तो आप अपने वक्तव्य में दे भी चुकी हैं, फिर भी मैं कुछ बातें और स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिए, हर लेखक अपना प्रचार प्रसार भी करता है, उसके अपने समर्थक भी होते हैं, उसको चाहने वाले भी होते हैं, वो भी उसका प्रचार करते हैं। और आज हम जिस समय में रह रहे हैं वहां तो हम चारों तरफ देखते हैं कि बाकायदा प्रायोजित प्रशंसाएं आदि भी होती हैं। लेकिन इन सब के बीच एक लेखक जो लगभग 150 वर्ष पहले पैदा हुआ था, वो अगर आज लोगों की स्मृति में बना हुआ है तो मुझे लगता है कि उसमें प्रायोजित जैसा कुछ नहीं होगा, वो उसके अपने लेखन का बल होगा जिसके कारण वो टिका हुआ है। अब पड़ताल करने की बात यह है कि उसके लेखन में ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें
प्रभावित करती है और जिसके कारण बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी प्रेमचंद के पास जाता है और प्रबुद्ध से प्रबुद्ध व्यक्ति भी प्रेमचंद के पास जाता है और उनका प्रशंसक बनता है। तो मुझे लगता है कि अपने समाज को देखने की जो दृष्टि प्रेमचंद के पास थी, उस समाज में जो दरारें थी, उन दरारों को वो जिस तरह से देख पाए और न केवल अपने समय की दरारों को बल्कि उस समय जो आने वाला कल था उसकी आहटें भी वो सुन पाए। आप गोदान की बात कर रही थी, अब गोदान आप देखिए सामंतवाद जा रहा है और पूंजीवाद आ रहा है। अब पूंजीवाद उस वक्त तक आया नहीं है, आज हम पूंजीवाद के बिल्कुल शिखर काल में जी रहे हैं, लेकिन प्रेमचंद उस वक्त पूंजीवाद के कदमों की आहट को पहचानते हैं और उन समस्याओं को समझते हैं। वो सांप्रदायिकता की समस्या से जिस तरह से टकराते हैं, वो समस्या उस समय उतनी विकराल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद प्रेमचंद उस समस्या को पकड़ते हैं, स्त्रियों की दशा को वो पकड़ते हैं। और मुझे किसी भी लेखक में सबसे बड़ी बात ये लगती है कि वो क्या लिखता है ये जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण ये भी होता है कि वो क्या नहीं लिखता है। और आप देखेंगे प्रेमचंद हमेशा दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित उसके पक्ष में नजर आते हैं। प्रेमचंद कभी भी अमीरों की कहानियां, अमीरों की विलासिता का गुणगान वो सब नहीं करते हैं। और तब हम जब प्रेमचंद को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये प्रेमचंद तो हमारा है, हम उससे प्यार करते हैं, हम उसको पुराना कहकर त्यागते नहीं है, बार बार हम उसके पास जाते हैं। आज भी जब मैं पूस की रात या कफन जैसी कहानी पढ़ता हूं, मैं शायद 50 बार इन कहानियों को पढ़ चुका हूंगा, लेकिन जब मैं 51वीं बार इन कहानियों को पढ़ता हूं तो मुझे फिर इन कहानियों में कोई नई चीज नजर आती है। ये प्रेमचंद की असली ताकत है। तो ये तो मैंने अपनी बात कही। अब जरा मेरी दिलचस्पी एक बात को जानने में है लक्ष्मी जी। आप खुद कथाकार हैं और आपने इतनी बढ़िया चीजें लिखी है और मुझे अनायास ये बात याद आ रही है कि आपकी तो एक कहानी का शीर्षक ही है पूस की एक और रात। तो मैं जानना ये चाह रहा हूं कि आज के कथाकार का प्रेमचंद से क्या रिश्ता होता है? प्रेमचंद से कथाकार का रिश्ता एक मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि वही रिश्ता होता है जो हम अपने डीएनए के साथ लाते हैं। एक जो हम अपने विश्वविद्यालय में पाठक के रूप में हम शिक्षक से पाते हैं, उससे भी ज्यादा मुझे लगता है कि हम अपने गुण सूत्रों में, अपने लेखकीय साहित्यिक गुण सूत्रों में प्रेमचंद को लेकर आते हैं। प्रेमचंद, क्योंकि हम प्रत्येक मनुष्य समाज का एक अंश है और हम इस समाज, इसके परिवेश, इसमें बिखरी हुई समस्त अच्छाइयां, दुख, दर्द, खुशियों को देखते हैं। और चूंकि जीवन का स्वाभाविक स्वभाव सबसे ज्यादा संघर्ष है, तो प्रेमचंद के यहाँ जो संघर्ष है, प्रेमचंद के यहाँ जिस तरह से उसे अभिव्यक्त करने की कला है, प्रेमचंद के पास जो वैचारिकी है, सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि एक लेखक को उनसे ये सीखना चाहिए कि किसी भी वैचारिकी को बहुत ही मध्यम सुर में और परोक्ष रूप से अपने साहित्य में आने दें। वो कभी भी किसी, चाहे उन्होंने अपने अध्यक्ष उद्बोधन में कहा, लेकिन आपने भी बहुत पढ़ा है, आप जानते हैं कि किसी भी रचना में वहां हम कोई वाद का नारा हम नहीं पाते हैं, वो तो आम व्यक्ति खड़े कर देते हैं। वहां बूढ़ी काकी भी है, वहां पर अलोपीदीन भी है, वहां पर घीसू भी है, तो इस तरह के पाठ, वहां पर खन्ना भी है, वहां पर छूतखोर महाजन, उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, वो भी है। तो आम व्यक्ति की बोली बानी, आम व्यक्ति के तेवर, आम व्यक्ति के आंसू लेकर वो जो लिखते हैं, तो जो भी लेखक संवेदनशील लेखक बनना चाहता है कि वो कुछ ठीक से लिखे, तो उससे एक निघंटू की तरह प्रेमचंद जी का साहित्य पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना ही पड़ेगा। और जो बात आपने कही, इससे मैं पूरी तरह से प्रभावित हूं कि जब मैं कोई भी नया विचार लाती हूँ या मुझे लगता है कि नहीं मुझे फिर से पढ़ना चाहिए, तो मैं सबसे पहले प्रेमचंद को उठाकर ही पढ़ती हूँ। विशेष करके उपन्यास भी मैंने उनके कई सारे पढ़े हैं, पर मुझे उनकी कहानियां बेहद पसंद है। विशेष करके कफन, पूस की एक और रात, पूस की रात, और एक कहानी है जो अपेक्षाकृत
इतनी प्रसिद्ध नहीं हुई है, नशा। वो नशा कहानी मुझे बेहद पसंद है। उसमें व्यक्ति की मानसिकता को किस तरह से उन्होंने, बदलती हुई मानसिकता को किस तरह से उन्होंने बताया है कि एक सामान्य आर्थिक स्थिति का लड़का अपने मित्र के साथ फर्स्ट क्लास, उस समय तो प्रथम श्रेणी के ही डब्बे हुआ करते थे, बैठता है और उस पर क्षणिक और कृत्रिम आभिजात्य का जो नशा चढ़ता है, और उसको वो जो दूसरा जो लड़का है जो सच में अभिजात है, रईस है, वो उसे नहीं है। तो इन दोनों चरित्रों का जिस तरह से विकास किया है, वो अंत जो होता है वो लेखक या पाठक की चेतना पर एकदम ठक्कर से प्रहार करता है। तो उनकी जो कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियों को हम ले सकते हैं, अनगिनत कहानियां हैं, वो बेहद प्रभावित करती हैं। और जो पूछ की एक और रात की बात आपने कही, तो 5-7 साल पहले बहुत तेज सर्दियां थी और हमारे घर के पास में एक रेलवे ब्रिज है, तो वहां हम रात में कहीं से आ रहे थे तो बहुत सारे लोग नीचे बिस्तर बिछाकर उस कड़कड़ाती सर्दी में ब्रिज के ऊपर सो रहे थे, बेघर लोग। तो एक लेखक की आंखों को जितना खटका उससे ज्यादा उसके मन को दुखा, और मेरे मस्तिष्क में ये चीज बैठती गई कि प्रेमचंद के घीसू गांव में ही संघर्ष नहीं करते हैं, शहरों में भी अपने घीसू हैं, उनके अपने संघर्ष हैं, और हमें तो नहीं मालूम या कई बार मालूम भी पड़ता है, लेकिन कई जगह उनके भी ऐसे ही पलायन होते होंगे, ऐसे ही वो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। तो एक कथाकार के रूप में मैं, और चूंकि मेरा तो मेरे लेखन पर समस्त प्रभाव ये जो सामाजिक धारा के लेखकों का ही है, तो प्रेमचंद जी से मैं पूरी तरह प्रभावित हूँ और उन्हें आदर्श भी मानती हूँ। सर, मुझे आप ये बताइए कि हमारे समय के लिए कौन से प्रेमचंद का ज्यादा महत्व है? नमक का दरोगा और पंच परमेश्वर का, या कफन, नशा? हम लोग अक्सर प्रेमचंद की परंपरा की बात करते हैं, प्रेमचंद को आदर्श मानते हैं, लेकिन सारे प्रेमचंद में एक ही तरह की रचनाएं तो नहीं है। और मुझे लगता है किसी भी अच्छे लेखक को विकासमान भी होना चाहिए। अगर वो जहां से शुरू करता है अपने अंतिम समय तक वैसा ही रहे, तो फिर तो लगेगा उसने विकास कर दिया। इस दृष्टि से जब मैं प्रेमचंद को देखता हूं, तो 1910-11 के आसपास की उनकी पंच परमेश्वर कहानी और 1936 की उनकी कफन या उनका गोदान, इनमें मैं जमीन आसमान का अंतर पाता हूं। हमारे शास्त्रीय लोगों ने इसे कहा कि वो पहले आदर्श में थे, बाद में आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद में हुए, और उनका अवसान यथार्थवाद में होता है। तो सवाल वाकई बनता है कि हम किस प्रेमचंद को अपना आदर्श मानते हैं? आदर्शवादी प्रेमचंद को, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद वाले प्रेमचंद को, या यथार्थवादी प्रेमचंद को? लेकिन मुझे लगता है प्रेमचंद को इस तरह टुकड़ों में बांटकर नहीं देखा जा सकता, उसको समग्रता में देखना होगा। और देखिए, जीवन भी एक कंप्लीट पैकेज में आता है, जीवन टुकड़ों में नहीं आता है। आप ये नहीं कह सकते कि हमें केवल यथार्थवादी प्रेमचंद ही पसंद है। हमें पूरा प्रेमचंद जब पसंद करने का मौका मिलता है, तो हम वहां पंच परमेश्वर को भी पसंद करते हैं, ईदगाह को भी पसंद करते हैं, हम कफन और पूस की रात को भी पसंद करते हैं। असली बात तो यह है कि जीवन के साथ उनका रिश्ता कितना सघन है, वो कैसे जिंदगी से प्यार करते हैं और कैसे हमें उसके पास ले जाते हैं। इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक कथाकार प्रेमचंद से क्या सीख सकता है? कोई भी कथाकार अपने प्रभाव, अपने समय, अपने परिवेश, अपने बोध और उसके साथ अपने आदर्श से लेता है, ये अनिवार्य बात है। बल्कि जो बोध है वो भी उसका पठन से ही विकसित होता है। और जहां तक प्रेरणा की बात है, तो कोई विधिवत प्रेरणा तो लेता नहीं है, लेकिन प्रेमचंद जी हमें प्रेरणा देते हैं एक लेखक के रूप में कि हम अपने समय के खाँटी सच को कैसे पकड़ें, हम अपने परिवेश में ओझल लेकिन भीतर ही भीतर बहुत तेजी से संघर्षरत और द्वंद्वरत पात्रों को कैसे चिन्हें, उन्हें कैसे उभारें, और कैसे उनको हम इस तरह से जोड़ें कि वो आम पाठक को अपना सा लगे, उसकी गाथा सी लगे, उसकी बात सी लगे। उसके लिए हमें
कथा के नीचे त्रिवेणी की तरह, त्रिवेणी में नीचे जिस तरह से सरस्वती बहती है, उस तरह से सरस्वती की तरह बहती हुई उनकी चेतना को पकड़ना होगा, उनके सरोकारों को पकड़ना होगा, उनकी अंतर्दृष्टि को पकड़ना होगा कि आखिर ये इस रचना में किस तरह से, किस उद्देश्य की स्थापना करना चाह रहे हैं या किस समस्या पर वो दृष्टिपात करते हैं। और साथ में ये भी हमें सीखना पड़ता है कि हमें अनवरत नया सीखने की आवश्यकता है, बदलते समय को देखने की आवश्यकता है। अगर प्रेमचंद जी केवल नमक का दारोगा जैसी रचनाओं पर अटके रहते तो वो नशा नहीं लिख पाते। तो अपने समय को चीन कर, उसे बांट कर, उसे उसके साथ जुड़ते हुए उसी को अपने लेखन में लाना मैंने कम से कम प्रेमचंद से सीखा है कि हमें अनवरत बहते रहना होगा। और प्रेमचंद जी ने तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी की थी, वे स्वयं को प्रगतिवादी भी कहते थे। तो प्रगति का अर्थ है चलना, बहना। तो एक लेखक उनसे, और दूसरी बात भाषा को बरतना, भाषा को किस तरह से बरतना चाहिए ये हम उनसे सीख सकते हैं। उन्होंने पूर्व की अतिरंजना का बहुत अलंकारिक भाषा का परिष्कार किया, जो आम आदमी की भाषा को ज़्यादा लाए, टूटे हारे थके आदमी की भाषा को ज़्यादा लेके आए। वहाँ उस व्यक्ति के परिवेशानुकूल शब्द हैं। तो हमें भाषा को बरतने की जो तमीज एक लेखक सीखता है वो प्रेमचंद से सीखना चाहिए। जहाँ खन्ना और मालती जैसे पात्र अंग्रेजी में भी बात करते हैं, परिष्कृत नागरिक हिंदी में बात करते हैं, वहीं पर हम देखते हैं कि घीसू की भाषा अलग है, अलोपी दीन की भाषा अलग है। क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहेंगे। एक छोटी सी लाइन है जिसमें कितनी बड़ी उन्होंने, और सामान्य से शब्द है लेकिन कितना उन्होंने बड़ा बात कह दिया है। तो इस तरह की चीजें, परिवेश का चित्रण, परिवेश चित्रण में भी देखिए कि उन्होंने जिस तरह से अपने परिवेश का चित्रण किया है, विशेष करके परिवेश चित्रण में गोदान वैसे भी अपने आप में वो अप्रतिम उपन्यास है। और जो गांव के दृश्य हैं जो उन्होंने बुने हैं, उसमें सोना है, रूपा है, उनकी गाय है, गाय के साथ उनके संबंध है। तो ये सारी चीजें हम उनसे सीख सकते हैं। सर, मैं अब आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी कि कथा साहित्य को के पाठक के रूप में, आप विद्वान हैं, लेखक भी हैं, लेकिन एक आम पाठक के रूप में आप आज के समय में प्रेमचंद को किस तरह से देखते हैं? लक्ष्मी जी, हमें बहुत सारी चर्चा करनी थी, लेकिन समय की अपनी सीमा है और प्रेमचंद का साहित्य इतना विस्तृत है कि हम लोग उसके एक सत्र में नहीं समझ सकते जी। तो अभी तो हमारी ये व्यवस्था है कि हम दूरदर्शन को इस बात के लिए आभार करें कि उन्होंने हमें प्रेमचंद को फिर से याद करने का मौका दिया। उम्मीद करते हैं कि फिर कभी ऐसा अवसर जुटेगा कि हम प्रेमचंद की रचनाशीलता के बहुत सारे आयामों पर और बात कर सकेंगे। नमस्कार। नमस्ते।